सभी का नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। 12वीं आर्ट्स राजनीति विज्ञान की कक्षा में अध्याय 2 शक्ति, सत्ता और वेदता का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शक्ति और शक्ति के रूपों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम जो आगे का बिंदु है शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, इसका अध्ययन करेंगे। शक्ति की परंपरागत संकल्पना यानी परंपरागत रूप से शक्ति की क्या धारणा है, शक्ति के बारे में क्या धारणा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करता है। जो शक्तिशाली पक्ष होता है वह कमजोर पक्ष पर हमेशा नियंत्रण स्थापित करता है, उसे अपने अधीन रखता है। ये परंपरागत धारणा है। इसके 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से शक्ति की संरचना को हम समझने का प्रयास करेंगे। वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा है नारीवादी सिद्धांत, चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। इसमें पहला बिंदु है कि यह सिद्धांत मार्क्सवाद का है, यानी मार्क्सवादी विचारधारा ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत। मार्क्सवाद कहता है कि आर्थिक आधार पर समाज के 2 वर्ग, पहला है बुर्जुआ, दूसरा है दुर्बल वर्ग। यानी मार्क्स कहता है कि समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग होते हैं। जो पहला वर्ग होता है उसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, यानी आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग। दूसरा होता है दुर्बल वर्ग, जिसको कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है। तीसरा बिंदु है इतिहास के अनुसार इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष रहा है। यानी मार्क्स कहता है या मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो जो बुर्जुआ वर्ग है, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, वो जो कमजोर वर्ग है जिसको हम कहते हैं दुर्बल वर्ग, उसके ऊपर हमेशा नियंत्रण करता है, हमेशा उसके ऊपर शासन करता है और उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता है, जिसे दूर करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमेशा इतिहास रहा है मार्क्सवादी विचारधारा के। चौथा है मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ वर्ग का प्रभुत्व आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में है। मार्क्स कहता है कि जो बुर्जुआ वर्ग है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग है, ठीक है ना, वो आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों के अंदर भी वो एक प्रकार से शक्तिशाली होता है। और जो दुर्बल वर्ग होता है वो हमेशा उसके अधीन रहता है, उसके निर्देशों का पालन करता है। तो इस प्रकार मार्क्स ने यहाँ पर वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे शक्ति के आधार पर 2 वर्ग जो है, पहला है विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग यानी विशेष लोगों का वर्ग, ठीक है, जिसको शक्तिशाली वर्ग कहते हैं। दूसरा है सामान्य वर्ग, जिनके पास में शक्ति नहीं होती बल्कि उनके ऊपर शक्ति का प्रयोग होता है। और शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? विशिष्ट वर्ग के लोग करते हैं। किनके ऊपर? सामान्य वर्ग के ऊपर। फिर इसको आगे समझेंगे। दूसरा बिंदु है इस सिद्धांत में वर्ग विभाजन आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि ये कहता है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहता है कि वर्ग विभाजन, समाज के अंदर जो विभाजन होता है वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, जबकि मार्क्स क्या कहता है? आर्थिक आधार पर होता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है? आर्थिक आधार पर समाज में वर्ग का विभाजन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की योग्यता पर होता है। जैसे कुशलता होनी चाहिए, संगठन की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो संगठन है उसके नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है प्रबंध की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो किसी संस्था या किसी संगठन का या एक प्रकार से कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो उसका वो प्रबंधन करे, ठीक है ना, यानी उसका अच्छे ढंग से व्यवस्था कर सके, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। आनुवांशिकता का गुण होना चाहिए, यानी जो उसके माता पिता या पूर्वजों के अंदर जो गुण है वो गुण उसके अंदर होने चाहिए। अपने पूर्वजों, अपने माता पिता की तरह वो योग्य होना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति योग्य होता है, ठीक है ना, उसके आधार पे समाज में विभाजन होता है। और जो योग्य नहीं होता है वो जन सामान्य में होता है, और जो योग्य होता है वो विशिष्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे
विशिष्ट और सामान्य दो वर्ग माने गए हैं, क्योंकि विशिष्ट के अंदर योग्य लोग आते हैं, सामान्य में जो योग्य नहीं होते या एक प्रकार से योग्यता में कम होते हैं वो सामान्य में आते हैं। ठीक है। तीसरा बिंदु है योग्य वर्ग। योग्य वर्ग जो होता है वो छोटे आकार का होता है। समाज के अंदर योग्यता प्राप्त व्यक्ति ज्यादा नहीं होते, उनकी संख्या कम होती है, उनका आकार छोटा होता है, उनका समूह छोटा होता है। ठीक है ना। जो सामान्य जन समूह पर शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे नेता, प्रशासक, उद्योगपति आदि, यानी समाज के अंदर जो विशिष्ट वर्ग होता है, जो छोटे आकार का वर्ग होता है, योग्य वर्ग, जिसको विशिष्ट वर्ग कहते हैं, ठीक है ना, वो नेता भी हो सकता है जिसके पास शक्ति होती है, वो प्रशासक भी हो सकता है शासन करने वाला या किसी संस्था को चलाने वाला, उद्योगपति हो सकता है जो व्यवसाय करता है, उसके पास में धन संपदा संसाधन होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी योग्यता होती है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि इनका आकार छोटा होता है और ये जन सामान्य के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के द्वारा शक्ति के विभाजन को समझाया गया है और शक्ति जो है यहाँ पर विशिष्ट वर्ग के पास में होती है, जो सामान्य वर्ग पर नियंत्रण रखती है, शासन करती है। तीसरी है नारीवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि शक्ति का विभाजन का आधार लैंगिक है, यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, नारीवादी सिद्धांत के अनुसार। दूसरा है समाज की सारी शक्ति का आधार पुरुष वर्ग है। नारीवादी सिद्धांत कहता है कि समाज के अंदर सारी की सारी शक्तियां जो है वो एक प्रकार से पुरुषों के पास में, महिलाओं के पास में शक्ति नहीं है या है तो बहुत कम है। महिलाओं पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं पुरुष, यानी पुरुष जो है वो अपनी शक्ति का महिलाओं के ऊपर प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि अत्याचार करते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने और जीवन जीने के लिए बातें करते हैं। तीसरा है यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन। यूरोप जो है वहां पर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर महिलाओं के अधिकार के लिए नारी मुक्ति आंदोलन चलाया गया। नारी मुक्ति आंदोलन चलाने का उद्देश्य पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत, यानी समाज में जो पिता का राज है, जो पिता की सत्ता है, और पिता की सत्ता से मतलब है यानी पुरुष के पास में शक्ति, तो उसका अंत करना चाहते हैं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते हैं। तो ये नारीवादी सिद्धांत है जो लैंगिक आधार पर शक्ति के विभाजन को मानता है। चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि शक्ति का प्रयोग समाज में दो वर्ग नहीं बल्कि कई वर्ग करते हैं। यह कहता है कि समाज के अंदर जो शक्ति है, तो शक्ति का जो विभाजन है वो दो वर्ग के आधार पर नहीं, यानी समाज में कई ऐसे वर्ग होते हैं, समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास में जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है और वो अपनी जिम्मेदारी के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ग है जिनके पास में शक्तियां होती हैं। दूसरा है शक्ति का आधार समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं। बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि शोषणकारी व्यवस्था समाज में उचित नहीं है और वो शक्ति का आधार नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व पर आधारित है, यानी शक्ति ऐसे व्यक्ति के पास में होती है जो उत्तरदायी होता है, जो योग्य होता है और अपनी शक्ति का वो समाज के हित में सदुपयोग करता है। तीसरा है मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ क्या है। सार्वजनिक हित के लिए शक्ति का प्रयोग करना, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास में शक्ति है तो उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ यह है कि अपनी शक्ति का प्रयोग वो समाज और सार्वजनिक हित के लिए करे, सभी लोगों के हित के लिए करे, समाज के लिए करे। शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति शक्तिहीन है, कमजोर है, उसको सक्षम बनाना, शक्ति संपन्न बनाना। उससे क्या होगा, समाज में समरसता आएगी, यानी समरस समाज की स्थापना होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा बहुलवादी सिद्धांत था और इस प्रकार हमने वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गीय, नारीवादी और बहुलवादी सिद्धांत के आधार पर शक्ति की संरचना को हमने समझने का प्रयास किया। यहाँ पे पुस्तक है, 3 पुस्तकें दी हुई है। पहली है द माइंड एंड सोसाइटी, इसके लेखक है इटली के विल्फ्रेड परेटो। दूसरी है द रूलिंग क्लास, जिसके लेखक है गितानो मॉस्का। तीसरी पुस्तक है द पॉलिटिकल पार्टीज, लेखक है जर्मनी के रॉबर्ट मिसेस। इन तीनों पुस्तकों के अंदर विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की व्याख्या की गई है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की व्याख्या की गई। ये थे हमारे आज की क्लास। धन्यवाद।